जय हिंद साथियों। ट्रेड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय बड़ी ही महत्वपूर्ण भर्तियां चल रही हैं, जैसे एलटी वाली भर्तियां हैं और तमाम पुलिस वाली जो भर्तियां हैं और अन्य तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी जो प्रक्रिया है वह चल रही है। तो इन सब में जो आने वाले प्रश्न हैं, जो आपको एग्जाम में परेशान करने वाले प्रश्न हैं, आज उसी टॉपिक्स को लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सामने से हमारे व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है भारत की जो नदियां हैं, नदी प्रणाली से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनको आप एक एक करके यहाँ पर देखने का प्रयास करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि इन टॉपिक्स से प्रश्न उठेगा तो आप उन प्रश्नों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, अपना कीमती समय ना गंवाते हुए और अपने टॉपिक्स की ओर चलते हैं जहां से आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए, भारतीय नदी प्रणाली की बात करें तो भारतीय जो नदी प्रणाली है इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक भाग तो कौन सा है, हिमालयी नदी, और दूसरी क्या है, प्रायद्वीपीय नदी। थोड़ा देख लेता हूं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, ठीक है। तो हम भारत की नदियों को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक हिमालय तंत्र से और दूसरी प्रायद्वीप। देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियां सदावाहिनी नदियां होती है, 12 मासी नदियां होती है, हमेशा उसमें जल भरा रहता है, जल जलता रहता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है हिमालय की जो हिमानी है, जो ग्लेशियर है, जहां से नदियां निकलती हैं वहां से वो बर्फ के रूप में पानी पिघल पिघल के उन नदियों में जा रहा है। इसलिए वहां पर जो है पानी का लगातार रिसाव हो रहा है, जिससे वो सदा जो है हरी भरी नदियां बोलते हैं, उसको 12 मासी नदियां कहते हैं, या सदा यानी सदावाहिनी नदियां कहा जाता है। सदा उसमें पानी बहता रहता है। आप देखिए, सदावाहिनी नदियों में हिमालय की जो 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं यहीं से आपके एग्जाम में बनते हैं और वो आपको परेशान करने का काम करते हैं। देखिए, हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी ही महत्वपूर्ण नदियां, एक तो सिंधु नदी है, दूसरी है गंगा नदी है और तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी है। अब देखिए, यहाँ पर आप देखिए, एक डायग्राम के माध्यम से भी मैंने आपको बताने का इसलिए प्रयास किया है। एक बार आप यहाँ पर देखें, फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखिए। जो भारत की जो 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, इसी से हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। उत्तर भारत का जो विशाल निर्माण मैदान है, अर्थात जो उत्तर भारत में जो हमारी खेती होती है, उसकी जो प्रमुख प्रमुख की बात करें तो इन नदियों की देन है। जो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण इन नदियों के द्वारा हुआ है। इसी नदियों के द्वारा हमारे उत्तर भारत में जो मैदान है, इसमें बहुत अच्छी कृषि की जाती है। जैसे अगर भारत का सबसे पश्चिमी मैदान की बात करूं तो जो इस मैदान, जैसे पंजाब का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान जो है, वो सिंधु नदी के द्वारा लाई गई मिट्टियों से उसका निर्माण हुआ है। उसे हम सिंधु का निर्माण कहते हैं। या तो फिर पंजाब हरियाणा में आप जानते हैं कि पंजाब 5 नदियों का जो राज्य है, इसलिए पंज माने 5, आप का मतलब होता है पानी। 5 नदियों के बीच में जो पानी है उसको हम पंजाब वाला एरिया बोलते हैं, अर्थात पंजाब। ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अच्छा, सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन है? जैसे देखिए, इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जैसे एक झेलम हो गया, कौन सी? झेलम हो गया। एक कौन हो गया? रावी नदी हो गया। और कौन सी है? ब्यास है। और कौन सी है? सतलुज नदी। रावी, ब्यास, सतलुज और एक चिनाब नदी। ये सभी 5 नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो याद रखिएगा, सिंधु नदी की ये 5 नदियां हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ये 5 नदियों से बना पंजाब वाला जो क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, यही 5 नदियां और सिंधु का मैदान इसको बोलते हैं, अर्थात। अच्छा, सिंधु नदी की अगर हम बात करें कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारी जो सिंधु नदी है, इस नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर।
कितने में है? 2880 किलोमीटर है। लेकिन हम यहाँ पे ये देखने का प्रयास करेंगे कि फिर ये भारत की सबसे लंबी नदी क्यों नहीं है। अगर जब इसकी लंबाई गंगा नदी की लंबाई से ज्यादा है तो इसको हम भारत की सबसे लंबी नदी क्यों नहीं बोलते हैं? तो मैं आपको बताता चलूं कि भारत में जो इसका बहाव क्षेत्र है वह मात्र 1114 किलोमीटर है। जी हाँ, आप जो इसके बहने वाला जो क्षेत्र है वो अगर उस क्षेत्र की बात करें तो याद रखिएगा वह केवल भारत में 1114 किलोमीटर जो हमारे भारत में बहती है। बाकी फिर उधर सीधा पाकिस्तान में चली जाती है, पाकिस्तान वाले एरिया में जो है अपना जो है विस्तार करती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये भारत की सबसे लंबी नदी नहीं, जबकि इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। आप देखिए सेकेंड पोजीशन पर आए। सेकेंड पोजीशन पर आप देखेंगे गंगा। अब इधर देखिए मैंने यहाँ पर लगाया है गंगा का मैदान, यहाँ पे बीच में हमने लिख दिया है गंगा का मैदान। इसका मतलब सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से ही पूरा उत्तर भारत का निर्माण हुआ है। अब अगर पंजाब के इधर हरियाणा के बाद अगर हम इधर आते हैं तो हमें गंगा का मैदान मिलता है। कौन सा मैदान मिलता है? इस गंगा का मैदान मिलता है। इस गंगा के मैदान में बड़ी ही अच्छी फसल उगती है, जैसे गन्ना उगता है, गेहूं उगता है, चावल उगता है। ये सब चीज की खेती बहुत बेहतरीन और लाजवाब खेती होती है। इसे हम गंगा का मैदान कहते हैं। अर्थात ये गंगा का मैदान है। उत्तर भारत का जो मैदान उसको 3 भाग में डिवाइड किए हैं, पंजाब सिंधु वाला, गंगा वाला और ब्रह्मपुत्र। 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उत्तर भारत के मैदान को 3 भाग में। अब देखिए, और इसके आगे जब जाते हैं तो असम इसके और आगे जाते हैं तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसको बोलते हैं। कौन सा? ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। अब देखिए गंगा नदी की अगर बात करें तो इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, जहां से ये निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। तो गंगा नदी के ही पास से ही यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं यमुना नदी, और जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो यमुना नदी। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी की सबसे सहायक नदी या लंबी नदी जो उसकी सहायता करने वाली कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा यमुना नदी। और तमाम नदियां इसमें मिलती है, जैसे इधर से आगे चंबल नदी मिलती है, केन बेतवा, ये सारी बहुत सी नदियां हैं जो हमारे दक्षिणी भारत से निकलने वाली नदियां हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां हैं वह गंगा नदी की सहायक नदी है। लेकिन अगर इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो वह यमुना नदी है। आप देखिए इधर आते हैं यमुना नदी के बाद इधर आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख के बताया कि हिमालय तंत्र की नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बहुत ही, असम में आप जानते हैं कि असम में चाय की खेती होती है। चाय की खेती कहाँ पर होती है? ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर होती है, जहाँ पे बारिश तो उसको आवश्यक है, लेकिन साथ साथ बारिश हो और पानी वो निकल जाए खेत से, उन खेतों में चाय की खेती होती है। चाय की खेती के लिए पानी की ज्यादा जरूरत नहीं है, पानी उसमें चाहिए, लेकिन पानी जमीन में उसको रुकना नहीं चाहिए। पानी बरसे और सीधा बाहर निकल जाए, उसके लिए उसकी जरूरत होती है, ना कि उसमें पानी जल भरा रहे तो खराब हो जाएगी चाय की खेती। चाय की खेती सीढ़ी नुमा खेतों में होती है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है? आसाम में होती है। कहाँ होती है चाय? आसाम में। तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो मैदान निर्माण हुआ है असम में, तो याद रखिएगा उस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा हिमालय तंत्र से निकलने वाली नदियां, और वे नदियां उत्तर भारत में विशाल मैदान का निर्माण करती है। क्या करती है? उत्तर भारत में विशाल निर्माण करती है, विशाल मैदान का निर्माण करती है। विशाल मैदान कौन सी नदियां हैं? वो 3 नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए ब्रह्मपुत्र से क्वेश्चन क्या बनेगा
इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो मैं आपको बताता चलूं, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। एक ग्लेशियर है जिसका नाम है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। क्या है? चेमा युंग डुंग, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। यह कहां पर है मैं आपको बताता चलूं, यह तिब्बत के पास में स्थित है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। यहीं से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अब देखिए, थोड़ा और इसमें जानने का प्रयास करते हैं। ये तीन जो नदियों के द्वारा उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। इन मैदान में तीन प्रकार से, चार भागों में इसको डिवाइड किया गया है। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसको हम चार भाग में डिवाइड करते हैं। और चार भाग वे कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो हमारा हिमालय तंत्र है उससे नीचे आएंगे तो ये भाबर का मैदान, मैंने ऐसे ऐसे आपको, ये देखिए इसको ऐसे 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 डिनोट किया है कि ये आपको जैसे से टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है, इसको हम भाबर का मैदान बोलते हैं। जो हिमालयी क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र के नीचे लगभग 8 से लेकर 16 किलोमीटर की लंबाई में भाबर का मैदान एक पट्टी की तरह फैला है। एक चौड़ी सी पट्टी 16 किलोमीटर, यानी 8 से लेकर 16 किलोमीटर की पट्टी है जो हिमालय वाला जो क्षेत्र गया है। उसके नीचे इतने चौड़े में कंकड़ पत्थर से निर्मित मैदान को भाबर का मैदान बोलते हैं। अर्थात वही हिमालय से टुकड़े टूट टूट के जो नीचे गिरा हुआ है, सब पड़ा हुआ है, एक वो क्षेत्र बन गया है। उस क्षेत्र को ही हम भाबर का मैदान कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाबर का मैदान किसको कहते हैं? भाबर का मैदान। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो बच्चे लिख रहे होंगे लिख लेंगे, कंकड़ पत्थर से निर्मित मैदान को, कंकड़ पत्थर से निर्मित मैदान को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, भाबर का मैदान बोलते हैं। कंकड़ पत्थर से निर्मित मैदान, या 8 से 16 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसी के नीचे, भाबर मैदान के जस्ट नीचे, उसी से पानी रिश्ता हुआ जब आता है तो एक जो है तराई वाला क्षेत्र मैदान का निर्माण करता है। जैसे मैं आपको बताता चलूं कि जैसे ये कंकड़ पत्थर कोई पड़ा है तो उसके नीचे से पानी रिसाव करते एक चौड़ी सी पट्टी में बना हुआ है। वो 15 से लेकर 30 किलोमीटर, यानी कि 16 से लेकर 30 किलोमीटर वाले एरिया में तराई वाला मैदान है। और इस तराई वाले मैदान के ही क्षेत्रों में तमाम गहन कृषि की जाती है। जैसे गन्ना, जैसे अभी मैंने गन्ना है, गेहूं है, चावल है, मक्का, ये सारी खेती की जाती है। अब देखिए, उसी तराई वाले क्षेत्र के नीचे आप आओगे तो उसे बांगर का मैदान बोलते हैं। बांगर का मैदान उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पे जो नदी जैसे मिट्टी बहाकर लाई और उसको पाट दिया, मिट्टी लाकर बहाकर लाई अपने साथ में और उसको पाट दिया। अब ये पटे हुए जो क्षेत्र हैं इस पर पानी नहीं चढ़ पाता है 4 से 5 साल या 10 साल, तो ऐसे क्षेत्र को बांगर का मैदान कहते हैं। इन क्षेत्रों में तमाम प्रकार की कृषि होती है। और खादर उसको बोलते हैं, इसी के नीचे खादर मैंने लिखा है कि गंगा यमुना या अन्य नदियों के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाते हैं उससे जो मैदान निर्मित होता है उसे खादर का मैदान बोलते हैं। इसको नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। खादर, बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा खादर और बांगर में। इनमें जैसे मैं आपको बताता चलूं, जैसे आप अगर देख रहे होंगे वीडियो तो गंगा और यमुना के किनारे जो लोग होंगे वो ये जानते होंगे कि जब बहाव आता है, बाढ़ आती है तो उसके साथ नदी अपने साथ मिट्टी लेकर आती है। उन मिट्टी को क्या करती है, एक बड़े से क्षेत्रों में लेकर के पाट देती है और उस पर खेती की जाती है। वही है नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर कहते हैं। अब जब वो काफी पुराना हो जाता है पढ़ते पढ़ते तो उसको बांगर बोलते हैं। यानी बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है। ये है उसका रीजन। अब देखिए, यहाँ हो गया सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अब आते हैं, देखिए, प्रायःद्वीपी क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है प्रायःद्वीपी भारत। प्रायःद्वीपी, तीन ओर जल से घिरा हो, प्रायःद्वीपी वाला
तो ऐसे क्षेत्र को प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं जो तीन तरफ जल से घिरा हो, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। जैसे हमारे दक्षिण भारत का जो मैदान है, दक्षिण भारत से मैदान को प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र बोलते हैं। जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, यानी कि तीन तरफ जल से घिरा हो तो उसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं। अब देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी, हमें प्रायद्वीपीय नदियों को दो भाग में यहाँ पर इसलिए डिवाइड किया है कि आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी हो सके। प्रायद्वीपीय नदियों में एक पश्चिमी घाट और दूसरी सह्याद्री अर्थात विंध्य श्रेणी से, विंध्याचल का जो पर्वत है, इन श्रेणियों से हमारी जो निकली हुई नदियां हैं उसको हम सह्याद्री पर्वत से निकलने वाली नदियां बोल सकते हैं, या तो विंध्य श्रेणी से निकलने वाली, या तो फिर दक्षिण भारत से निकलने वाली नदियां भी इनको कहा जाता है। अब पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियां निकलती है, जैसे मैंने यहाँ गोदावरी लिखा है, कृष्णा, कावेरी और पेन्नार नदी। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आपके एग्जाम के लिए, मैं ये कह सकता हूं कि एक रामबाण क्वेश्चन है जो आप पढ़िए, उसके बाद आप एग्जाम में जाइए और दीजिए। वहां पर देखिए कि कैसे कैसे यहाँ पर जो है प्रश्न आपको बनते हैं। मिटाने वाला काम है। आप देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे हम गोदावरी की बात करें तो गोदावरी में पूछता है कि गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है, गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। गोदावरी कहाँ से निकलती है, नासिक के त्रयंबक पहाड़ी, कहाँ से, नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से, नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है गोदावरी। अगर इसकी हम गोदावरी की सहायक नदियों की बात करें, ये सहायक जरूर पूछता है, सहायक इसकी जो गोदावरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। कौन है, पेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी, गोदावरी की सहायक नदियां। अब देखिए गोदावरी की सहायक नदियों के बाद हम आते हैं कहां पर, कौन सी है नीचे, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन सी है, और कृष्णा नदी निकलती कहां से है। सबसे पहले कृष्णा नदी महाराष्ट्र की महाबालेश्वर श्रेणी से निकलती है। कहां से, महाराष्ट्र के महाबालेश्वर श्रेणी से, महाबालेश्वर, महाराष्ट्र के महाबालेश्वर श्रेणी से निकलती है। दूधगंगा इसकी सहायक नदी है, दूधगंगा, पंचगंगा, दूधगंगा, पंचगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, भीमा, सीना, वारणा, ये तमाम इसकी सहायक नदियां हैं जो कि कृष्णा नदी महाराष्ट्र की महाबालेश्वर श्रेणी से निकलती है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आप उसको कंफ्यूज होकर नहीं कर पाओगे कि ये किसकी सहायक नदियां हैं। अब देखिए कावेरी से पूछता है, कावेरी कहाँ से निकलती है, कावेरी दक्षिण भारत की जो गंगा है कावेरी को कहते हैं। ये क्वेश्चन में ध्यान में रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कावेरी है। इसकी कौन सी, अर्कावती, अर्कावती, अमरावती, अर्कावती, अमरावती, हेमवंती नदी, हेमवंती और हेमांगी नदी। कौन सी, हेमांगी, हेमांगी। इसका मतलब कि गोदावरी, अर्कावती, अमरावती और हेमांगी इसकी सहायक नदियां। अगर कावेरी कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी श्रेणी, कहां से, ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलने वाली नदियां हैं। कौन सी नदी, कावेरी नदी, जो दक्षिण भारत की पवित्र गंगा के नाम से जानते हैं, और इसे कर्नाटक के ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। अब देखिए पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है, ये मैंने लिखा है पेन्नार नदी, ये भी कर्नाटक से ही निकलती है। कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ी से, नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक में है और वहीं से ये निकलती है। और विशेष तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों से सहायक नदी और इसका स्थान कहाँ से निकलती है उसके बारे में पूछता है। बाकी मैं आपको उदाहरण बताता चलूं
क्योंकि पेन्नार नदी से कभी नहीं क्वेश्चन आया। या तो पूछेगा कि ये कहाँ से निकलती, इसकी सहायक नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ, उनसे कभी नहीं क्वेश्चन पूछा आज तक। बाई चांस कभी पूछ लिया है, बाकी यहाँ से आपको नहीं ध्यान रखना। अब इधर हम विंध्य श्रेणी से निकलने वाली महानदी, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी नदियां क्या है, विंध्य श्रेणी से निकलने वाली नदियां हैं। जैसे महानदी की बात करें कि महानदी आखिर कहाँ से निकलती है, चौड़ी नदी है क्या महानदी, भारत की चौड़ी नदी महानदी। और इस महानदी का उद्गम स्थल में कहाँ से है, छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से निकलने वाली नदी है हाँ। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो याद रखिएगा, तेल जोंक नदी, ये सारी इसकी जो है सहायक नदियां हैं। यहीं से एग्जाम में आपके आते हैं। अब क्या बचा है, नर्मदा। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी, तो मैं आपको बता दूं, मैकाल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक या कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। मैकाल पर्वत की ये ऊंची चोटी, यहीं से नर्मदा निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई श्रेणी से, मध्य प्रदेश के मुल्ताई श्रेणी से निकलने वाली नदी है। तो याद रखिएगा, मैं आपको बताता चलूं कि ये सारी नदियों से बहुत बड़ा नदी प्रणाली है। अभी इसमें आप लोगों को बहुत क्वेश्चन बकाया है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं दे सकता। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मैं वीडियो मोबाइल से बनाता हूं, उस मोबाइल में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जो मैं आपको 1 घंटा 1.5 घंटे की क्लास जो है इस वीडियो में दे सकूं। क्योंकि छोटा मोबाइल, ज़्यादा उसमें पावर नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। बाकी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये भारत में सबसे ज़्यादा बहती है, याद रखिएगा। इसको भारत की जीवन दायिनी, माँ गंगे के नाम से इसको भारत की जीवन दायिनी, अर्थात लोगों को जीवन जीने के लिए इसका जो जल है वो सिंचाई के प्रयोग में आता है, इसलिए हम इसको जीवन दायिनी गंगा को बोलते हैं। इसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये इसकी लंबाई तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी ये भारत की लंबी नदी इसलिए अभी जैसे बताया कि नहीं कहलाता, क्योंकि अब भारत में केवल 916 किलोमीटर बहती है। कितना बहती है, ये भारत में मात्र 916 किलोमीटर ही बहती है। अब देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल शायद मैंने नहीं बताया था, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो मैं आपको बता चलूं, बोखरचू ग्लेशियर ये कहाँ है, तो मैं बताता चलूं, ये तिब्बत में सभी स्थित है। ये बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है। बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी थी ये, जो छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है। आप लोग वीडियो को देखिएगा, लोगों के बीच में शेयर करिए, प्लीज थोड़ा मेरा हेल्प करिए। वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं कि यही वीडियो नहीं, तमाम मेरे चैनल पर ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो पड़े हैं जहां पर लोग नहीं देख रहे हैं। अगर आप उसको देख लेते तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर नदी तंत्र से उठने वाले जो प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को आप बड़ी आसानी के साथ हल कर पाएंगे। तो जो आज की हमारी क्लास है, हम यहीं पर विराम करते हैं। फिर से आप लोगों को एक अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।